हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का सेशन रहने वाला है डेडिकेटेड आरआरबी जेई की रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग को हम लोग कैसे कवर करें। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर हम लोग ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जहां पर मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ला सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि वहीं पर ज्यादा फोकस किया जाए, है ना। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके कि आप अगर सही तरीके से पढ़ोगे, बेसिक और कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर होंगे, रीजनिंग के लिए अगर आपके लॉजिक क्लियर होंगे, तो आप लोग बड़े आराम से मैक्सिमम मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, कोई भी सिलेबस अगर आपको कवर करना है, तो सब्जेक्ट में ना लिंक ढूंढो कि कौन कौन से चैप्टर किस किस से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। क्योंकि जब हम देखो अलग अलग चैप्टर को देखते हैं ना, तो हमें जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक चीज आती है कि भाई किस तरीके से कवर करेंगे, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। लेकिन जब वहीं पर हम चैप्टर्स के आपस में लिंक ढूंढते हैं ना, तो वो सिलेबस जो है, जो इतना बड़ा हमें दिख रहा था, वो थोड़ा सा क्या होता है, सिमट जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप चीजों को कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको थोड़ा सा चीजों को समझना, है ना, उसको कैलकुलेट करना, उसको आंसर देना, उस क्वेश्चन को समझना, उसके कॉन्सेप्ट कवर करना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि कुछ भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, और जो आपके पास चैप्टर्स हैं, पर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, जहां से आप लोग को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम किस चैप्टर से कितने कितने लगभग लगभग क्वेश्चन आ रहे थे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो हमारे पास मैथ्स है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि जो हमारे मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस है सीबीटी 1 के लिए आरआरबी जेई में, उसमें कितने कितने मार्क्स हैं। तो मैथ्स जो है वो आपका सबसे ज्यादा रहने वाला है 30 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है वो रहने वाली है आपकी 25 मार्क्स की। ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग टोटल कितने मार्क्स की आती है, 55 मार्क्स की आती है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास 30 ही आ रहे थे, कहीं पर आपके पास 28 अगर मैथ्स के थे, तो वहां पर दो क्वेश्चन क्या हो रहे थे, रीजनिंग के बढ़ जा रहे थे। कहीं पर आपके पास 31 से लेकर 32 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे थे, तो रीजनिंग के एक आध क्वेश्चन कम हो जा रहे थे। मतलब ये लेकर चले कि 55 क्वेश्चन का आपका मैथ्स और क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। और इनका जो डेटा है, यानी जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस आपके पास रहने वाली है 30 मार्क्स की। और बाकी जो आपके पास जीके जीएस का पोर्शन है, वो कितना रहने वाला है आपका, 15 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना कि हर एक मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर एक मार्क्स आपकी मेरिट क्या करता है, डिसाइड करता है, दूसरों से आप लोग को कहां रखता है, ऊपर रखता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा फोकस है वो रहने वाला है किस पर, रीजनिंग पर। मैथ्स के बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। हर बेसिक चीज पर आप लोग ध्यान दे सकते हो, है ना। किस तरीके से हम लोग को ध्यान देना है, कैसे करके हम लोग को कॉन्सेप्ट कवर करना है, किस किस चैप्टर पर ज्यादा हम लोगों को फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर आपस में लिंक होते हैं, ताकि हम एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, तो वही जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट से 4-5 चैप्टर आराम से कवर हो जाए। तो ठीक है, तो आज हम अगर नहीं देखा है वाले वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो होता है वो दो पोर्शन में आपका डिवाइड होता है। एक होता है आपके पास वर्बल रीजनिंग, और दूसरी आपकी क्या होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन इसके बाद करेंगे कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से आपके चैप्टर्स आते हैं, नॉन वर्बल में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो किस किस चैप्टर से आ रहे थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके पास किससे आ रहे थे, सीरीज से आ रहे थे। लगभग 4 क्वेश्चन, 3 से लेकर 4 हम कह सकते हैं क्वेश्चन लगभग आपको किसके देखने को मिल रहे थे, सीरीज के देखने को मिल रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद अगर बात की जाए कोडिंग डिकोडिंग की, इसी के साथ में ऐड कर रहा हूं लेटर एनालॉजी। ठीक है, क्योंकि लेटर एनालॉजी जो है उसके भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हमारे कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में लेटर क्लासिफिकेशन भी यहां पर ऐड कर रहा हूं। इन तीनों के मिलाकर लगभग लगभग आपके पास 7 से लेकर 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, इन सबके मिलाकर लगभग आपको 7 से लेकर 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके भी लगभग आपके पास 2 क्वेश्चन के आसपास दिख रहे थे। उसके बाद आपके पास आ रहा था रैंकिंग, रैंकिंग प्लस आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, रैंकिंग और आपकी सिटिंग अरेंजमेंट। तो लगभग इसके जो क्वेश्चन थे वो लगभग आपके पास 4 से लेकर 6 क्वेश्चन इसके भी आ रहे थे।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यही थे। बाकी किसी में से जैसे आपके पास अल्फाबेट टेस्ट होता है, उसके भी आपके पास 2-2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहे थे, ठीक है। डायरेक्शन के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो इन्हीं 4 चैप्टर से देखने को आपको मिले थे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीवाईक्यू इसी काम आता है आपको एनालाइज करने के लिए कि भाई पिछली बार इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे, पिछली बार ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट था, तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार भी ये इंपॉर्टेंट होगा। पिछली बार आपका लेवल कैसा आया था, अब की बार लेवल जो है वो मिनिमम उतना तो रहेगा ही, लेकिन हल्का सा ऊपर उससे क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं वो वीडियो भी लेकर आऊंगा जहां पर हर एक चैप्टर को डिटेल में हम लोग देखेंगे कि भाई इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अभी तो मैंने यहां पर सिर्फ 4 चैप्टर्स की बात करी है। पूरा जो आपके पास 25 मार्क्स की रीजनिंग आ रही थी, उसमें किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे, किसी से 1 आ रहा था, किसी से 2 आ रहा था, डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो बहुत जल्द वो सेशन में आप लोग लेने आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपका प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। बाकी जब मैं डिटेल एनालिसिस लाऊंगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं। यहां पर तो हमने देखा कि जो हमारा CBT 1 रहने वाला है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पिछली बार कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, पिछली बार किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की कि रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन मेन चैप्टर आपके यही हैं, ठीक है, जिसमें एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिकल सीक्वेंस एंड डायरेक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लॉक है, सीरीज है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है आपका, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वेन डायग्राम है, सिलोगिज्म है, डाइस है, क्यूबॉइड है, मैट्रिक्स है, इनइक्वालिटी है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मिसिंग पार्ट आपके, यानी यहां से आपका क्या स्टार्ट होता है, नॉन वर्बल स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम आरआरबी जेईई CBT 1 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पर ध्यान देना है, तो देखो क्या है, मैट्रिक्स आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, ठीक है, डाइस के क्वेश्चन भी हमें देखने को नहीं मिले हैं। ये जो आपके पास स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हैं, यानी जहां पर आपके पास स्टेटमेंट दिया जाता है फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका कंक्लूजन क्या लगेगा, अजम्पशन क्या होगा या फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिले। तो बाकी ये सारे के सारे आपके चैप्टर हैं, इन्हीं सारे चैप्टर से आपके क्या बने थे, क्वेश्चन बने थे। क्लॉक के भी आपके पास क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, रीजनिंग है। इतने सारे चैप्टर कर लो तो इनफ है। वैसे तो इसके अलावा भी और चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें आरआरबी जेईई की तो इतने चैप्टर्स आपके इनफ है। क्यूब एंड क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि पूरी जो रीजनिंग है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है, जहां पर क्वेश्चन जो होता है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ना, जहां पर आपके पास सेंटेंस दिए रहते हैं पूरा का पूरा आपके पास और फिर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके वर्बल कहलाते हैं। नॉन वर्बल वो होते हैं जो डायग्राम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपके डायग्राम पे डिपेंड करते हैं। यानी आपको एक डायग्राम दे रखा होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई या तो मिसिंग पार्ट होगा कि उसमें से कोई पार्ट आपके पास मिसिंग है, या तो इंबेडेड है यानी कोई आपके पास पार्ट उसमें छुपा हुआ होगा, या तो मिरर वाटर इमेज पूछा जाएगा, या तो पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन वर्बल होते हैं। जहां पर डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है वो आपके नॉन वर्बल होते हैं, जहां पर आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है वो आपके वर्बल होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, वर्बल के हैं, जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी की मैं बात आपको बता चुका हूं। अब अगर हमें क्या करना होता है, लिंक ढूंढना है, यानी ऑब्वियस सी बात है अगर इतने बड़े सिलेबस को छोटा बनाना है तो कहीं ना कहीं तो हमें लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिंक जो आपकी बनती है वो बनती है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग में आपके पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेटर टू लेटर कोडिंग होता है, लेटर टू आपके पास नंबर होता है ना, आपके पास मिक्स कोडिंग होती है, आपके पास मिसलिनियस कोडिंग होती है, बहुत सारे टाइप हैं इसमें, ठीक है। तो जो आपके पास इसका एक टाइप है लेटर कोडिंग, ठीक है, लेटर टू लेटर या लेटर टू नंबर। तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वही सारे आपके एनालॉजी में लगते हैं, वही आपके क्लासिफिकेशन में लगते हैं, वही आपके अल्फाबेट टेस्ट में लगते हैं, और वही आपके किस में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। यानी जहां जहां पर क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेट करता हुआ आएगा वहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो किसके लगेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होता है वो कोडिंग डिकोडिंग होता है, जहां पर हम लोग सीखते हैं कि लेटर्स का आपस में क्या रिलेशन होता है,
किस तरीके से हम उनका रिलेशन आपस में निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं लेटर्स के बारे में, तो एनालॉजी के भी 3 पार्ट हैं। एक आपके पास लेटर एनालॉजी, एक आपकी वर्ड एनालॉजी और एक आपकी नंबर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 में। अब की बार भी ऑब्वियस सी बात है लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन दिखेंगे। तो यहां पर सारा का सारा रूल जो है वो किसका लगता है, कोडिंग डिकोडिंग का, यानी सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो किसके लगते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के। सेम ऐसे ही क्लासिफिकेशन के भी 3 पार्ट हैं। एक आपके पास लेटर क्लासिफिकेशन होता है, एक वर्ड क्लासिफिकेशन होता है और नंबर क्लासिफिकेशन होता है। लेटर क्लासिफिकेशन सेम टू सेम आपके पास जो भी आपके उसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के लगते हैं। अल्फाबेट टेस्ट में तो खेल ही पूरा का पूरा अल्फाबेट का है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके कोडिंग डिकोडिंग के इसमें आते हैं। सीरीज की अगर बात करते हैं तो इसमें भी अलग अलग टाइप की सीरीज बनती है, लेकिन जो आपकी लेटर सीरीज होती है वो सेम टू सेम क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग की। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग सीखते हैं कि लेटर से लेटर का रिलेशन क्या होता है, उनका सीरियल नंबर क्या होता है, उनके रिवर्स क्या होते हैं। तो जब ये चीज हम लोग पढ़ते हैं ना तो 3-4 चैप्टर ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारा पोर्शन होता है कवर करने का वो होता है सीरीज। सीरीज हमें बताता है कि नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, और जैसे हम लोग सीरीज को अच्छे से करते हैं तो हमें नंबर्स का रिलेशन आपस में पता चलता है। हमें पता चलता है कि एक नंबर से दूसरा नंबर किस किस तरीके से बन सकता है। और जैसे हमारा सीरीज कवर होता है तो एनालॉजी का जो नंबर एनालॉजी वाला पोर्शन था ये भी कवर हो जाता है। क्लासिफिकेशन का, नंबर क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट थे या फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन थे वो भी आपके सीरीज से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो 3-4 चैप्टर बड़े आराम से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर्स देखो अपने अलग अलग है। जैसे लॉजिकल सीक्वेंस अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास वर्ड्स दे रखे होते हैं उनको लॉजिकल सीक्वेंस में रखना होता है, या फिर आपके पास आप कुछ वर्ड्स दे रखे होते हैं उनको जैसे डिक्शनरी में रखा जाता है वैसे रखे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस आपके पास बिल्कुल अलग चैप्टर है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल अलग चैप्टर है जो डिपेंड करता है बॉडमास के रूल पर। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बॉडमास रूल पर आधारित होते हैं। कभी वो उनके बीच के क्या कर देता है, साइन गायब कर देता है। कभी बोलता है कि इनके बीच साइन रखो और क्या करो, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करो। कभी वो क्या करता है कि नंबर इंटरचेंज करो तब जाकर इक्वेशन क्या करो, सेटिस्फाई करो। तो बॉडमास का रूल अगर आपका क्लियर है तो बड़े आराम से आप ये निपटा सकते हो। ठीक है, और आपके पास क्लॉक तो खैर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके सिलेबस में सब कुछ दे रखा है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ये पूरा का पूरा आपके पास 2 टाइप से डिपेंड करता है। एक आपका नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, और एक इसमें अल्फाबेट वाले होते हैं। नंबर वाला पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट वो सीरीज का चलता है, और अल्फाबेट का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर किस पे चलता है, कोडिंग डिकोडिंग पे चलता है। फिर अगर हम बात करें कैलेंडर के भी ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये भी आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, या आपको बताते हैं कि कोई भी कंडीशन अगर आपके सामने दे रखी होती है तो आप किस तरीके से उन सबको आपस में बैठा सकते हो, चाहे रैंकिंग हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो। फिर बाकी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें बताता है कि जो मैं आपको वर्ड्स देता हूं उनका डायग्राम के रूप में क्या रिलेशन होता है, और जो रिलेशन हम वेन डायग्राम में समझते हैं वही रिलेशन हम किस में लगाते हैं, सिलोगिज्म में लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी आप कह सकते हो कि सिलोगिज्म का जो आधार है वो क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें क्या करता है, डायग्राम के बीच में रिलेशन बताता है, और सिलोगिज्म में हमें जो वर्ड्स हमें जो सेंटेंस दे रखे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, डायग्राम में। तो अगर हम वेन डायग्राम को अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। डेटा सफिशिएंसी कोई एक्चुअल में कोई चैप्टर है ही नहीं। डेटा सफिशिएंसी एक्चुअल में कोई चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जितने भी चैप्टर आपने करे, सिटिंग अरेंजमेंट आपने करा, ब्लड रिलेशन आपने करा, डायरेक्शन आपने करा, कोडिंग डिकोडिंग आपने करा, सीरीज आप लोगों ने करा, इन्हीं के क्वेश्चन उठाकर दे दिए जाते हैं डेटा सफिशिएंसी में। बस आपसे पूछा जाता है डेटा सफिशिएंसी में कि क्या इसका आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है, बस। बाकी सारा की सारी जो चीजें हैं वो जो इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर कवर करे हैं ना, उसी के सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी नॉन वर्बल का पोर्शन है। मिसिंग पार्ट में आपको क्या कर दिया जाता है, एक पार्ट वहां से गायब कर दिया जाता है और ऑप्शन में रख दिया जाता है, फिर हमसे पूछता है कि भाई क्या ये पार्ट इसमें फिट होगा कि नहीं होगा। इंबेडेड में आपको एक पार्ट दे रखा होता है और हमसे बोला जाता है कि ढूंढो डायग्राम में ये कहां पर है। मिरर वाटर इमेज में एक डायग्राम बनाया जाता है, बोला जाता है इसका मिरर इमेज बताओ या फिर वाटर इमेज बनाओ। देखो हर किसी का यहां पर जो आपके पास नॉन वर्बल का पोर्शन है, इसके क्वेश्चन जो है वो 1 या फिर 2 ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है,
एक दो क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ज्यादा जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं, वर्बल के। तो यानी हमने देख लिया ना कि कौन कौन से चैप्टर हैं। अब अगर हम क्या करें, इनको थोड़ा सा क्लासिफाई करें, देखें अगर हम अभी तक जो चीज हमने देखी है कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो टोटल हमारे पास मार्क्स कितने हैं, 25। अगर मैं वर्बल की बात करता हूं तो वर्बल में आप ये लेकर चलिए 20 से लेकर 23 क्वेश्चन तक किसके होते हैं, वर्बल के होते हैं। बाकी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आप कह सकते हो मैक्सिमम, या फिर चलो ठीक है थोड़ा सा अगर मैं बना दूं तो 3 से लेकर 4 या 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके किसके देखने को मिलेंगे, नॉन वर्बल के देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखनी है ताकि आपको यह भी तो पता चले दोनों पोर्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास है सबसे पहले फोकस भी हमें उसी पर करना है। अब इस वर्बल वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैक्सिमम आपको मार्क्स देगा, वो हम सबसे पहले वाली स्लाइड में कर चुके थे ना। तो मैं दोबारा आपका लिख लेता हूं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग मैंने कहा था, ये आपके पास एक रूट चैप्टर है। रूट चैप्टर हम उसको कहते हैं जहां से बहुत सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपके पास क्या आएगा, सीरीज आएगा। सीरीज के बाद आपके पास क्या है, रैंकिंग, रैंकिंग प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। फिर उसमें आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, और आपके पास अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको यही क्या करने हैं, कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यही चैप्टर आपको कवर करना है। सबसे पहले फोकस आपको इन्हीं पे ही करना है। सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, क्योंकि मैंने कहा है 2-3 चैप्टर्स के टॉपिक इसी पर आधारित होते हैं। उसके बाद आप लोग सीरीज करोगे, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट कर रहे थे चैप्टर्स, उसका एक पोर्शन सीरीज से भी क्या करता है, रिलेट करता है। यानी जहां पर भी आपके पास नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वो सीरीज वाले चैप्टर से रिलेट करेंगे, जहां पर भी आपके अल्फाबेट वाले आएंगे वो आपके किससे करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से करेंगे, ठीक है। बाकी रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट में आप लोग क्या करते हो, व्यक्तियों को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बैठाना सीखते हो, आपस में किस तरीके से बैठा सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग क्या लगाते हैं, बॉड मास लगाते हैं। और अल्फाबेट टेस्ट में हम लोग जो कोडिंग डिकोडिंग में करा था ना, वही सारी की सारी चीजें सीखते हैं। बस कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से क्या आते हैं, अलग आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल में आपके पास सारे जो चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट ही हैं, किसी चैप्टर में से कितना भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ज्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मिरर और वाटर वाले से देखने को मिलेंगे, और पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग वाले से देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग से। तो हमें सबसे पहला अपना फोकस जो है वो किस पे रखना है, वर्बल पर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वर्बल वाले पोर्शन से आएंगे। तो सबसे पहले वर्बल वाले पोर्शन को आप लोगों को सही तरीके से कवर करना है। मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस पर फोकस करना पड़ेगा जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बिल्कुल बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई है, क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस कर ही रखा है, उसकी वीडियो में आप लोगों के सामने जल्दी लाऊंगा। बाकी उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट जो हमारे वर्बल नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल जो है वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है आपका वर्बल। तो ये आपके पास सारे के सारे चैप्टर्स हैं, वर्बल में ये सारे के सारे चैप्टर आते हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स पर आप लोगों को सबसे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।